बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें। अक्सर व बेशतर मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि जब भी हम अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए या मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, कैसे वो प्रिपेयर किए जाते हैं। आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हमें इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ चीज़ें आप नहीं जानेंगे और कैसे उनको लिखा जाता है ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो इफेक्टिवली किसी सुपरवाइजर के पास या जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं उनके पास जाए और वो आपके इस एप्लीकेशन को इसका ड्यू रिकॉग्निशन दे। तो इस वीडियो में आज हम सबसे पहले उन चीज़ों की बात करेंगे, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए किसी भी जगह स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने के लिए, जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए, या ऐसे ही एक्सचेंज या समर इंटर्नशिप्स होते हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन ऐसे लाउजी होती है, या ऐसे हम बता सकते हैं कि उसमें डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है, या आप जब अप्लाई करते हैं जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वैसे नहीं बनाए जाते जैसा कि वहाँ रिक्वायर्ड होता है। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होता है। तो इस वीडियो में हम उन चीज़ों की बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको होते हैं और वो चीज़ें आप कैसे प्रिपेयर करें। तो याद रखना चाहिए जब भी आप किसी जगह अप्लाई करें, कोई स्कॉलरशिप निकले, किसी प्रोफेसर को अप्रोच करें मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, या आप ये चाहते हैं कि पोस्ट डॉक्टरेट के लिए चले जाए, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट। जिस कंट्री से हैं उसका वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट के साथ साथ उसमें एक अच्छा खासा टाइम होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं, अप्लाई करते हैं, उनके पासपोर्ट में बस कुछ महीने रहते हैं या एक साल होता है, तो फिर इस बेस पे भी उनका रिजेक्शन हो जाता है कि उनके पासपोर्ट पे वैलिडिटी जो टाइम है, यानी जो एक टाइम स्केल होता है, वो बहुत कम रह गया। तो जब भी आप अप्लाई करें इंश्योर करें कि आपके पास एक पासपोर्ट है और वो वैलिड पासपोर्ट है। वैलिड पासपोर्ट से साथ साथ उसमें अच्छा खासा टाइम अभी मौजूद है। आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसी तरह अगर आप मान लीजिए मास्टर्स में आना चाहते हैं या पीएचडी में आना चाहते हैं, तो कभी कभी जो रिक्वायरमेंट होती है कि वो ये कि आपके जो प्रीवियस थीसिस या फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको देना पड़ता है। वो कैसे प्रिपेयर करें उसके बारे में हम बात करेंगे। इसी तरह एकेडमिक रिज्यूमे या जिसको हम सीवी भी कहते हैं, वो सीवी आप कैसे प्रिपेयर करें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पूछा जाता है, मांगा जाता है, खुसूसन वेस्टर्न कंट्रीज में जब आप अप्लाई करते हैं। रिसर्च प्रपोजल, जब आप मास्टर्स या पीएचडी में आते हैं तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आपको पूछते हैं कि आपका रिसर्च प्रपोजल क्या है। इसी तरह एलओआर या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, या जिसको हम सिंपली रेफरेंस लेटर्स भी कहते हैं, वो कैसे आप प्रिपेयर करवा सकते हैं, कौन कौन से लोग आपको ये देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मांगा जाता है, खुसूसन उन बच्चों के लिए जो आते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, कोई ऑनर मिल गया, कोई अवार्ड मिल गया, कोई पब्लिकेशन आपके पास है, तो इसको भी आप उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं जब भी किसी जगह अप्लाई करें। और फाइनली आपको एक कवर लेटर लिखनी होती है, क्योंकि ये सब चीजें ईमेल के जरिए आप भेजते हैं, तो कवर लेटर कैसे लिखा जाता है, ये तमाम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए जब भी आप किसी भी जगह अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पासपोर्ट की। तो जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, पासपोर्ट एक पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है। ये एक प्रूफ है कि आप एक पर्टिकुलर कंट्री के रेजिडेंट या नेशनल है। तो इसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, इससे आपकी इंटरनेशनल आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। तो जिन बच्चों को बाहर जाने का शौक है या चाहते हैं कि अपनी एजुकेशन बाहर वो करें, तो उनको खुसूसन इस पासपोर्ट को अप्लाई करना चाहिए टाइम से पहले। और ये भी आप याद रखना चाहिए कि आजकल चूंकि अपॉर्चुनिटीज जो है वो आते रहते हैं, और आपको पता है हमारे मुल्कों में अपॉर्चुनिटीज उतने नहीं होते जितने बाहर, या स्कॉलरशिप के एवेन्यूज।
तो आप इम्पोर्टेंटली जब भी आप बालिग हो तो एक पासपोर्ट तो कम से कम आपके पास होना चाहिए। यानी आप अपने पासपोर्ट के लिए पहले से अप्लाई करें, चाहे आप अभी इरादा रखते हो बाहर आने का या नहीं रखते हो, मगर पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट के बाद बात करेंगे दूसरी चीज जो आपको चाहिए, वो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए जो भी आपने सब्जेक्ट किया है। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो 10+2 लेवल के जितने भी डॉक्यूमेंट, 10, 12, FA जिसको हम कहते हैं अपने जुबान में, या A लेवल जिसको कहते हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफिकेट्स आते हैं, डिग्रीज आते हैं, या अगर कभी आपके पास पूरी सर्टिफिकेट नहीं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मानी जाती है। ये एक प्रूफ होता है कि आपने अपना प्रीवियस जो एजुकेशनल सेटअप है वो पूरा किया है, अब आप सेकंड स्टेज में आने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह किसी किसी कंट्री में इंस्टीट्यूशंस एक असेसमेंट करते हैं वैल्यूएशन का, तो वो फाइनल मार्कशीट वो मांगे जाते हैं। अगर आपके पास इंटरव्यू या वाइवा का भी एक शीट मांगा जाता है कभी कभी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई प्रोविजन है। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करेंगे हायर स्टडीज के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, तो कम से कम आपके पास A लेवल का या FSC का डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप बैचलर्स के बाद मास्टर्स और PhD में करना चाहते हैं तो आपके पास A लेवल, जिसको हम कहते हैं हमारे यहाँ ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह चूंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो याद रखना चाहिए बहुत सारे कंट्रीज में जब भी आप अप्लाई करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो किसी भी जो इम्पोर्टेंट एटेस्टेशन एजेंसी है उस कंट्री की, उससे वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि आजकल फेक डॉक्यूमेंट्स भी लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं और चाहते भी है और करते भी है गलती से, तो बाद में उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह हर कंट्री का एक नोटेड बॉडी होती है जो उस कंट्री के जो तलबा है जो वहां से आते हैं उनकी सर्टिफिकेट्स को एक तरह से अटेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल UGC इंडिया में एक बॉडी है और जो HRD मिनिस्ट्री है वो सर्टिफिकेट्स को रजिस्टर करते हैं। पाकिस्तान में HEC है, इसी तरह सऊदी अरबिया में आने के लिए मोफा है, और भी जो लोकल बॉडीज है जिस जिस कंट्री से आप आते हैं तो आप कंफर्म करा सकते हैं कि आपकी जो सर्टिफिकेट है वो बैक साइड में अटेस्टेड होनी चाहिए एक नोटेड बॉडी के साथ। तो सर्टिफिकेट आपके साथ होने चाहिए, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स या मार्कशीट होने चाहिए और वो अटेस्ट होने चाहिए। ये चीजें आप पहले से ही ध्यान रखिएगा। किसी किसी कंट्री में अभी अप्लाई करने के वक्त नहीं चाहते हैं, बाद में जब आपका एडमिशन होता है उस वक्त वो मांगते हैं, बट बेहतर यही कि आप पहले से अटेस्ट करा लें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, अप्लाई करना चाहते हैं आगे किसी भी टाइम में, तो आप इन सर्टिफिकेट्स को साथ साथ में अटेस्ट करें। तीसरी चीज, अगर आप चाहते हैं मास्टर्स PhD में खुसूसियत के साथ आना, तो अक्सर और बेशतर जो आजकल मास्टर्स होती है वो मास्टर्स विद रिसर्च है, PhD तो खैर है ही रिसर्च। तो ये चाहते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि आपका जो प्रीवियस प्रोजेक्ट रिपोर्ट था वो क्या था, उस प्रीवियस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया है, कौन कौन से टेक्निक्स आप जानते हैं। तो इस सिलसिले में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आपसे एब्स्ट्रैक्ट पूछेंगे पिछले साल का, यानी आपने पिछले साल में क्या किया। खुसूसन जब आप मास्टर्स और PhD में आते हैं तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो पूरे थीसिस का, जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है अपने बैचलर्स या मास्टर्स में, उस थीसिस का एक तरह से समराइज फॉर्म होता है। तो उस एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, इंट्रोडक्शन, उस इशू में आपने क्या किया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस, मेथोडोलॉजी आप देंगे, आपने कौन कौन से मेथड्स यूज किए हैं, रिजल्ट्स देंगे बहुत ही शॉर्टकट में, और कंक्लूजन। ये पूरा जो एब्स्ट्रैक्ट है ये 2 पेज का या 3 पेज का मैक्सिमम हो जाएगा, जिसमें आप प्रीवियस ईयर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट या एक थीसिस जो आपने की है वो बताएंगे, ताकि जो इवेलुएटर होगा वो ये जाने कि जिस जॉब के लिए, जिस यूनिवर्सिटी में आने के लिए, जिस सब्जेक्ट या कोर्स में आने के लिए आप आ रहे हैं, तो वो उसको रिक्वायर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, अगर आप मास्टर्स या PhD में आना चाहते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है आपका एकेडमिक रिज्यूमे और आपका CV। याद रखना चाहिए आपका जो CV है ये आपका एक तरह से आपकी जो इंट्रोडक्शन, यानी कोई भी दूसरी जगह से आपको तभी जानेगा जैसा कि आपने CV बनाया।
सीवी जो है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर यूरोपीएस लिखा है, ये एक अच्छा यानी फॉर्मेट है, इस हिसाब से भी बना सकते हैं, या जो भी आपका सिंपल फॉर्मेट है, एरियल में बनाइए, टाइम्स न्यू रोमन में बनाइए, बट सिंपल और अट्रैक्टिव होना चाहिए। एरिया, ये जो आपका सीवी है ये ओरिजिनल होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कट पेस्ट डालते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता इसमें क्या लिखा है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह इस रिज्यूमे या सीवी में आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटा सा पैराग्राफ शुरुआत में आप लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। इसी तरह आप अपने सीवी में अपना फोटोग्राफ लगा सकते हैं। लड़कियों के लिए मैं कहूंगा कि वो न लगाएं, बट बच्चे जो हमारे हैं, लड़के हैं, वो लगा सकते हैं। और जब भी फोटोग्राफ आप लगाए तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ होना चाहिए। सेल्फी जो लेते हैं या जो रंग बिरंगे कपड़े पहन के हम फोटो लेते हैं, ऐसे फोटोज से बचना चाहिए लगाने से। और याद रखना चाहिए, अगर आप फ्रेशर हैं, अभी आपके पास ज्यादा कोई अचीवमेंट नहीं है, जैसे आपने डायरेक्टली 10+2 के बाद आना है किसी भी जगह में, तो आपका सीवी एक पेज का भी हो सकता है। अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या पब्लिकेशन नहीं है, तो आप क्या करें, आपके जो करिकुलर एक्टिविटीज है, जैसे आप कंप्यूटर में अच्छे हैं या स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो वो आप उनमें लिख सकते हैं। सीवी में इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, आप इंट्रोडक्शन देंगे, अपनी डिटेल्स होंगी, पर्सनल डिटेल्स, अबाउट मी और करियर ऑब्जेक्टिव होगा कि आप इस करियर में क्या करना चाहते हैं, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स क्या है अपने करियर के, अपनी एजुकेशन के बारे में देंगे। ठीक है। इसी तरह आपके एक्सपीरियंस अगर है तो वो बताएंगे। आपके अगर पब्लिकेशन है, एकेडमिक पब्लिकेशन, तो उनके बारे में लिखेंगे। फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट या थीसिस, उसके बारे में लिखेंगे। आपके अगर कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स है उसके बारे में लिखेंगे। आपके पास जो स्किल्स है, एबिलिटीज है, उसके बारे में लिखेंगे। और जो भी आप लिखना चाहते हैं, बट एक फॉर्मल अंदाज में वो चीजें आप लिख सकते हैं। ऑनलाइन सोर्सेज भी है जिनको आप यूज करके अपना सीवी बेहतर और बेहतरीन बना सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट का एड्रेस दिया है, www.canva.com। इस पे जब आप जाएंगे तो कुछ सीवी फॉर्मेट्स और टेम्पलेट्स आपके सामने आएंगे। उनसे आप जब प्ले करेंगे तो वो आपके सामने एक सीवी, एक अच्छा और प्रोफेशनल सीवी बना के देंगे। याद रखना चाहिए, हमारे पास सीवीज यूजुअली दो किस्म के होते हैं, या एकेडमिक सीवी या फिर अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक मेरा वीडियो पूरा है कि हाउ टू प्रिपेयर सीवी, उस पर मैंने इन दोनों चीजों को मेंशन किया है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो अक्सर और बेशतर पूछा जाता है। हमारे बच्चे अक्सर ये नहीं जानते कि एसओपी होता क्या है। देखिए, याद रखना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको एसओपी कहते हैं, ये एक तरह से मोटिवेशनल लेटर होता है। और इसमें क्या है कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है कंपलसरी जब भी आप अप्लाई करते हैं बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी या पोस्ट डॉक के लिए। इसकी अच्छी खासी वेटेज होती है जब आप अप्लाई करते हैं। और एसओपी या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप इन चीजों को मेंशन करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं जो शॉर्ट और स्पेसिफिक होता है अपने बारे में। उसके बाद आप एजुकेशनल डिटेल्स देते हैं। ठीक है। उसके बाद अपना इंटरेस्ट या जो आप करना चाहते हैं वो बताते हैं। और उसके बाद अपनी मोटिवेशन, यानी आप इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स में, इस रिसर्च में क्यों आना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स और सिग्निफिकेंस और एज वेल एज अपने गोल्स आप डिस्कस करें। ये जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ये मैक्सिमम 1 या 1.5 पेज का होना है। यानी एक पैराग्राफिक अंदाज में एक सीवी होता है, बट सीवी से जोरा क्रिस्पी, और एक पैराग्राफिक अंदाज में आप अपनी डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, इंटरेस्ट, आपका मोटिवेशन इस रिसर्च में क्यों है, और आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या है, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। गूगल में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अगर आप चेक करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, 2-4 देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए जो मास्टर्स या पीएचडी में आना चाहते हैं, खुसूसन पीएचडी या पोस्ट डॉक में। उस वक्त आपके जो सुपरवाइजर है या जहां आप अप्लाई करते हैं, वो रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं। रिसर्च प्रपोजल का मतलब ये है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके आइडिया क्या है। जरूरी नहीं कि वही आप मास्टर्स या पीएचडी में या पोस्ट डॉक में करें, मगर आपके सुपरवाइजर ये चेक करते हैं कि आपके पास कंप्रहेंशन है या नहीं। ये जो रिसर्च प्रपोजल है ये 2000 से 3500 वर्ड्स, यानी 3 से 5 पेज का मैक्सिमम होना चाहिए। और रिसर्च प्रपोजल में आप क्या क्या करेंगे ऐड, सबसे पहले टाइटल,
जो भी आपने मास्टर्स पीएचडी में किया है उसी का एनहेंस फॉर्म आप देंगे। उसके बाद आप बैकग्राउंड देंगे उस सब्जेक्ट का, उस रिसर्च का जो आप करना चाहते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा, बैकग्राउंड्स और इश्यूज आपके जो प्रपोज रिसर्च के क्या है, आपका जो डिसिप्लिन है, शॉर्ट लिटरेचर रिव्यू देंगे उस सब्जेक्ट के बारे में, और एक समरी देंगे, की डेटाबेसेस देंगे, डेवलपमेंट्स देंगे उस फील्ड में क्या हुए हैं। फिर आप रिसर्च क्वेश्चंस उठाएंगे जिसमें आप उन प्रॉब्लम्स और इश्यूज को एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे जो आप करना चाहते हैं। उसके बाद आप मेथोडोलॉजी देंगे, यानी वो इश्यूज को कैसे आप सॉल्व करेंगे। उसमें आप थ्योरेटिकल रिसोर्सेज देंगे, रिसर्च प्रपोजल अप्रोच देंगे, रिसर्च मेथड्स देंगे जो अप्रोप्रिएट है उस प्रपोजल को करने में। और थोड़ा सा आप इसमें यानी डिस्कस करेंगे कि इस मेथोडोलॉजी का क्या एडवांस है या क्या लिमिटेशंस है अगर आपके सामने वो। इसके बाद एक टाइम टेबल देंगे कि ये जो आप काम करेंगे कितने साल का या कितने महीने का पूरा हो जाएगा, और थोड़े से रेफरेंसेस देंगे जो आपने ऊपर अपना लिटरेचर मेंशन किया है। तो इसको हम कहते हैं रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल के बाद जो डॉक्यूमेंट आपको इंपॉर्टेंटली चाहिए वो है रिकमेंडेशन लेटर, या जिसको हम कहते हैं LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इसमें क्या है कि आपको जो आपकी एबिलिटीज, आपकी जो कैपेबिलिटीज है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी या आपका जो ओवरऑल एजुकेशन है, उसके बारे में कोई रिनाउंड साइंटिस्ट या पर्सन इंफॉर्मेशन देगा। वो बताएगा कि ये जो बंदा है या बंदी है जिसके बारे में ये मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, उसने ये चीजों में ये चीजें हैं। एक तरह से आप रेफरेंस दे रहे हैं, कोई आपके बारे में रेफरेंस। अब ये रेफरेंस कौन देगा, याद रखना चाहिए, ये रेफरेंस आपका हेड दे सकता है, आपका सुपरवाइजर दे सकता है, कोई प्रोफेसर दे सकता है, रिनाउंड साइंटिस्ट दे सकता है जो आपके फील्ड में हो, जिससे भी आपके कोई ताल्लुक है एकेडमिकली, तो वो आपको ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकता है। दो तरीके होते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स को देने के। एक तो है कि PDF फॉर्म वो आपको बना के देगा, वो साइन करके देगा, आप पहले से उनको तैयार करके रखें, फिर उनको स्कैन करके जहां जहां आपको चाहिए वहां भेजे। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिकली। कुछ यूनिवर्सिटीज में वो आपसे कहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिकली उनके 2 नाम दे दीजिए, तो उसके बाद वो उनको कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर वो आपके बेस पे रिकमेंडेशन लेटर दे देते हैं, बना देते हैं। तो दोनों चीजों में आपको याद रखना चाहिए, जिनका नाम आप रिकमेंडेशन में देते हैं, चाहे CV में आपने नाम दिया है, तो उनको इसके बारे में पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो पहले से ही आप 1-2 रिकमेंडेशन लेटर बना के रखें। 8वीं चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। बहुत सारे, बल्कि अक्सर यूनिवर्सिटीज में जब आप मास्टर्स PhD के लिए आते हैं या पोस्ट डॉक के लिए किसी किसी जगह भी, हालांकि पोस्ट डॉक में ज्यादा इस चीज की तवज्जो नहीं दी जाती, मगर मास्टर्स PhD में इंपॉर्टेंट है कि जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश ना हो, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उनसे कहा जाता है कि आपके पास एक प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट IELTS TOEFL होना चाहिए। इसी तरह GRE भी एक तरह से एग्जाम है जो यानी आपकी जो ये खुसूसन ये जो GRE है ये वेस्टर्न कंट्रीज में, US में मांगा जाता है खुसूसियत के साथ। अगर आप मास्टर्स में आना चाहते हैं तो ये वो GRE एक टेस्ट है जो आपको देना पड़ता है। IELTS और TOEFL बेसिकली एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो आपके कॉम्प्रहेंशन, आपकी जो लैंग्वेज है, रिटन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज और समझने की सलाहियत है इंग्लिश, इसको टेस्ट करता है। एक तरह से सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस सर्टिफिकेट को 2 साल की वैलिडिटी होती है, यानी 2 साल के अंदर आप अप्लाई करते हैं। स्कोर होता है, मिनिमम स्कोर जो हर कंट्री में माना जाता है वो 6 है। किसी किसी कंट्री में फ्लेक्सिबिलिटी है 5.5 भी, बट 6 से अब स्कोर अगर आपका आ जाता है तो आपका जो एडमिशन है खुसूसन इस सिलसिले में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में वो इजी हो जाता है, यानी आपकी आसानी हो जाती है एडमिशन होने। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में, उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि हमारा जो एजुकेशनल सेटअप पहले से इंग्लिश मीडियम में है। अगर थोड़ा सा भी इसके बारे में आप प्रिपेयर करेंगे तो आप इसको क्वालिफाई करेंगे। पूरा वीडियो में ला रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो बताते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में है तो आपको सिर्फ वहां से एक लेटर लिखना पड़ता है। मगर अक्सर यूनिवर्सिटीज में IELTS TOEFL और GRE मांगा जाता है। इसके बाद कवर लेटर जो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड फाइनल डॉक्यूमेंट है। जब भी आप ये तमाम चीजें बना देते हैं, सपोज अगर आप किसी जगह मास्टर्स और PhD में डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, डायरेक्ट उसके हेड को भेजना चाहते हैं, तो आपको एक लेटर बनानी पड़ती है। और उस कवर लेटर में सबसे पहले हेड का नाम लिखा जाता है, जिन्हें जो जिसके लिए आप रिक्रूट
जो रिक्रूटर होता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन, इसमें आप डिटेल्स देते हैं, उसमें 2-3 सेक्शंस बताते हैं। एडवर्टीजमेंट के बारे में बताते हैं कि इस एडवर्टीजमेंट निकला है इस जॉब के लिए, इस टाइम के लिए। एजुकेशन और एक्सपीरियंस आप अपना बना देते हैं, बता देते हैं। कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज आप उसमें बता देते हैं, और फाइनली आप अपनी सिंसियरिटी बताते हैं। यानी कैसे आप ईमेल लिखें, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। उस सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर्स पीएचडी जिसमें आप यानी जिसको आप अप्रोच करते हैं या एक्सेप्टेंस के बारे में लिखते हैं, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। बॉडी में सबसे पहले उसको डियर या रिस्पेक्टेड प्रोफेसर कहेंगे, नाम के साथ, बहुत ही अदब के साथ और बहुत ही फॉर्मल अंदाज में उसको लिखेंगे। उसके बाद आप ग्रीटिंग से शुरू करेंगे, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या आपकी हेल्थ वगैरह कैसी है। इंट्रोडक्शन में आप एजुकेशनल बैकग्राउंड, अचीवमेंट दे सकते हैं। फिर आप दूसरे पैराग्राफ में रिसर्च इंटरेस्ट बयान कर सकते हैं कि मैंने आपका रिसर्च पेपर पढ़ा, मेरा रिसर्च आपके साथ रेलिवेंट है। उसके बाद उस लैब की प्रोफाइल के बारे में, जो वो काम करते हैं, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो काम कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप अपना सीवी में आप बता सकते हैं कि मेरे पास मुकम्मल सीवी है, इसमें आप मेरी डिटेल्स देख सकते हैं। ये एक सैंपल मैंने ईमेल लिखा है यहाँ पर, जैसे डियर प्रोफेसर एबीसी, आई होप यू विल बी इन अ गुड हेल्थ, माय नेम इज डैश डैश फ्रॉम कंट्री, आप नाम बताएंगे। आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड फॉर एग्जांपल एज अ ज़ूलॉजी, यू नो, इन सब्जेक्ट्स ऑफ बॉटनी और ज़ूलॉजी फॉर फ्रॉम वन ऑफ द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट। उस यूनिवर्सिटी का नाम, उसका वेबसाइट ब्रैकेट में लिखेंगे, किस यूनिवर्सिटी से किया है, ग्रेड्स क्या थे, आपका स्पेसिफिक टॉपिक क्या था फाइनल प्रोजेक्ट में। उसके बाद आप बताएंगे कि मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं इस सब्जेक्ट में, इस रिसर्च एरिया में आना चाहता हूँ और मुझे सुपरवाइजर चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर मैंने चेक किया आपकी लेबोरेटरी और मैंने रिसर्च एक्टिविटीज, पब्लिकेशंस वगैरह वगैरह देखे, और मेरा जो रिसर्च एरिया है वो आपके साथ मैच करता है। मैं अपना रिज्यूमे फुल आपके सामने भेज देता हूँ, जिसमें मेरे ये डॉक्यूमेंट्स है, और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँ, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि फॉरवर्ड टू हियरिंग। तो ये एक तरह से सैंपल ईमेल है। तो इस तरह आप अपना यानी जो डॉक्यूमेंट्स है वो फाइनल कर लें। मुझे पता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट ये इंपॉर्टेंट वीडियो था और अक्सर बच्चे मुझे इसके बारे में पूछते थे, और इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि कुछ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए किसी भी जगह अप्लाई करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उन साथियों के साथ जो बाहर जाना चाहते हैं, फेलोशिप के साथ एडमिशन लेना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।